ठीक है बच्चों। तो प्रभात, एक बार आप सभी को फिर से। और आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना घर की याद। यह वह रचना है जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उनकी रचनाओं के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभागी लोग थे, हमारे देश के नागरिक नौजवान, उनको जागरूक करने के लिए वो कविताएं लिखते थे, उत्साहित करने के लिए कविताएं लिखते थे। तो उसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। और जब वो जेल में बंद थे, तब यह कविता उन्होंने लिखी थी। तो इस कविता के माध्यम से वो अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और उत्साह भी व्यक्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग भी उनके इस काम में सहयोगी हैं। सभी उनको उत्साहित कर रहे हैं, यानी उनको किसी भी किस्म का डर नहीं है। जेल में भले ही बंद हैं, लेकिन घर की यादें उनके साथ हैं। वो सारी की सारी याद जो उनकी घर की यादें हैं, वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, और वो सारी, और कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, किसकी मनोदशा क्या होगी, उनके माता की मनोदशा, उनके पिता की मनोदशा, उनके भाई बहन क्या सोचते होंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त की है। ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही साधारण भाषा में। सबसे खास बात यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, इनके पुत्र जो अब वो भी नहीं रहे, उनकी एक रचना है राजस्थान की रजत बूंदे। 11वीं में ही वो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, वो वितान में है वो चैप्टर, राजस्थान की रजत बूंदे। लेकिन उन्होंने भी कभी साबित नहीं किया, जाहिर नहीं किया कि वो भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे हैं। वो अपने बलबूते पर, अपने कार्यों की वजह से वो पहचाने गए, ना कि भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे की वजह से। खैर, हम यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर जो पुस्तक में है आपके, देखिए उनका एक कथन है जो मैं कई बार कोट करता हूँ बहुत सारी जगहों पर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। ये बहुत ही साधारण भाषा में बात कही गई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी बात कही है उन्होंने। कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। यानी आप रोज कुछ न कुछ जरूर लेखक कवि ने कहने का प्रयास किया है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो बहुत सारी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। अर्थात सोने से पहले हमें जरूर पढ़ना चाहिए, और जब भी हम उठें, आगे बढ़ें, इनका यही कथन है। तो यहाँ देखिए, इनकी जो ये भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनावली, उससे लिया गया है वाक्य है, वो पंक्तियां हैं। सन 1913 गिरमिटी टिगरिया गांव, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुखी, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिला, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि प्रमुख सम्मान है। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। सन 1985 में मृत्यु। सहज लेखन एवं सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। वाङ्मय यहाँ ग्रंथ को कहा जाता है, ग्रंथ के लिए कहा गया है। जो उनके ऊपर पुस्तक लिखी हुई है गांधी जी के ऊपर, उस पर इन्होंने अनुवाद किया है, उसको कई खंडों में संपादन किया है। अनुवाद मतलब कुछ
बातें नॉर्मली तो वो हिंदी में है, तो उसको इन्होंने केवल संपादन किया है और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया, यानी कविता और गांधी जी, क्योंकि कवि है मूल रूप से, लेकिन उन्होंने गांधी जी के बारे में काफी कुछ संपादन किया है उनकी पुस्तकों पर। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। ये देखिए खास बात है इनकी, कि जिस विषय को भी उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धा अवस्था मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति होती है कविता में, जब किसी बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहा जाए। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। यानी वो प्रतिक्रिया ही केवल नहीं दे रहे, केवल फीडबैक नहीं, बल्कि सृजनात्मक निर्माणात्मक काम कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। गांधी जी पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यहाँ घर की याद उनके जेल प्रवास की बात कर के दौरान विस्थापन की पीड़ा सालती है। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जब वो जेल में बंद थे तो घर की याद आती है उनको, और उसको अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हम पढ़ेंगे उनकी कविता घर की याद। यहाँ आप देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की यह कविता घर की याद। तो ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, एक एक पंक्ति मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान पूर्वक सुनना और समझना है आपको। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि जेल में बंद है, जेल की सलाखों के पीछे से वह देखता है कि बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो उसी को कहता कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण गिरता रहा है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर। लेकिन यहाँ पर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर। तुम्हारा माइक ऑन है क्या गुमसी? सर अभी अभी भी ठीक है वॉइस आवाज? प्रॉब्लम। नो सर, अभी वॉइस प्रॉब्लम है। ये कौन तुम्हारे घर में बेटा, इसको बोलो। अब बताइए, आवाज ठीक है? यस सर। ठीक 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 है। तो कवि जो है याद करते हुए घर को और बारिश को देख करके वह कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, यानी बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और रात भर बारिश होने की वजह से प्राण मन घिरता रहा है। जो मेरा प्राण है, जो मन है, वह भी ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ से पानी से घिर गया है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है,
घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर किसी खुशी का पूर है जो। कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है, और ऐसे में जब प्राण मन घिर जाता है, मेरा प्राण मेरे मन में चारों तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे पानी से घिर गया है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे मेरा घर इस पानी में तैर रहा है। जैसे बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है, तीर मतलब तैरना, तो घर मेरी नजरों में भी तैर रहा है, जैसे पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही वो मेरी नजरों में भी तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। वह घर जो मुझसे बहुत दूर है, घर खुशी का पूर है, और वह घर जो हर खुशी का पूरक है। पूर यानी पूरक, पूर मतलब पूरक, और दूर मतलब, अरे तीर मतलब तैरना, ठीक है। तीर मतलब में, तीर का अर्थ होता है तैरना, ठीक है। तो पूरा घर ऐसे लग रहा है उनकी नजरों में तैर रहा है, अर्थात उनको घर की याद आ रही है। और पूर मतलब संपूर्ण करने वाला, पूर का अर्थ होता है पूरक। हिंदी में एक शब्द है ना, पूरक, जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो उसे पूरक कहा जाता है। तो यहाँ घर खुशी का पूर है जो, यानी खुशी की पूर्ति करने वाला। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि बारिश हो रही है, सावन का महीना है, तो ऐसे में बहनें जो हैं मायके आती हैं, अपने घर आती हैं झूला झूलने। मायके मतलब अपने माँ बाप के घर आती हैं, वहां पर झूला झूलती हैं, क्योंकि जो काम वो ससुराल में नहीं कर सकती, वो मायके में स्वच्छंदता से कर सकती हैं। शायद इसी वजह से ये पहले से नियम है कि सावन के महीने में हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मायके आ जाती हैं, ताकि थोड़ा सा खुशी और खुशी का एहसास कर सकें। हालांकि जब वो थोड़ी उम्र दराज हो जाती है, तब ये चीजों का कोई वो नहीं रह जाता, उनके अंदर उतनी लालसा नहीं। लेकिन जो नवविवाहित युवतियां होती हैं, वो ससुराल में घूंघट में रहना होता है, बहुत सारे बंधन होते हैं, लेकिन जब वो मायके में आती है, स्वच्छंद रूप से वो रह सकती है। वो चाहे सूट पहने, जीन्स टॉप पहने, या झूला झूले, या खुल करके हंसे, तो ये सारी खुशियां उसे अपने मायके में मिलती है, इसलिए वो मायके में चली आती है इस दौर में। तो उनकी भी बहन घर आई होगी, तो वो सोच रहे हैं कि घर की घर में चार भाई। देखिए कौन सा घर, वह घर जिसमें उन शक्ल एक वो है, और चार भाई, और घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन भी है, बहन आई बाप के घर, हाय रे पैताप के घर। अब वो कहते हैं कि चार भाई वहां हैं, और मायके में बहन आई, यानी मेरी बहन ससुराल से मायके आई होगी, लेकिन यहाँ आने का मतलब है वो अपने बाप के घर तो आई, अपने पिता के घर जरूर आई, लेकिन हाय रे परिताप के घर, परिताप यानी दुख, दुख के घर आई होगी। ऐसा क्यों कह रही है, क्यों कह रहा है कवि, बताइए, कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन परिताप के घर आई होगी? कोई बताएगा? परिताप माने जानते हैं आप लोग? किसी नो को नहीं सर। पता? दुख, परिताप मतलब दुख। क्यों दुख, बताइए? चलो ये तो बता ही सकते हो, बहन को दुख क्यों होगा मायके में आकर के? स्नेहा, बहन यस मायके में आकर दुखी क्यों होगी, बताओ क्यों ऐसा कवि सोच रहा सर, क्योंकि उसे कुछ दिन बाद वापिस जाना सर क्योंकि पड़ेगा। वो है? सर कौन मायके में बेटा, कवि की बहन आई है ना मायके में, तो वो कह रहा है कि हाय रे परिताप के घर। वो ऐसा क्यों कह रहा है? सर क्योंकि वो कवि को पाकर खुश नहीं, कवि को वह ना वहां ना पाकर दुखी होगी। हाँ, दुखी हो, ये बिल्कुल सही सर विनय। मैंने देखिए,
कवि को ना पा करके बेटा, क्योंकि वो कह रहा है ना कि घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। क्योंकि जो बहन आ रही है उसको भाई तो मिलेगा ही नहीं, जो बड़ा भाई है वह घर पर नहीं मिलेगा, इसलिए उसको इस बात का दुख होगा कि उसका भाई तो जेल में बंद है। ठीक है, तो चार भाई घर में है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बहन दुखी होगी, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। इस बात का उसको दुख होगा, इसलिए कवि कह रहा कि हाय रे परिताप के घर। उसे लगेगा कि वो दुखी घर में आई है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखो अभी तक आप समझ रहे थे कि एक ही बहन है, लेकिन चार बहनें हैं, चार भाई हैं, यानी कुल मिलाकर कितने भाई बहन हुए? चलो शाबाश। 8। कुल मिलाकर है सर कितने हुए? सर हाँ बोलो बोलो, अरे साफ साफ सर लिखा 9। है भाई यहाँ पर, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना? 9। है हाँ सर कितने हुए? लिखा सर 9। 9। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इस पंक्ति में कि घर की घर में चार भाई, चार भाई है, एक कवि है, तो चार एक पांच ही हो गए ना, और चार बहनें हैं तो 9 हो गए कुल। तो चार भाई चार बहनें, और उसने तुलना क्या की है देखिए, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, रूपक अलंकार है ये। भुजा भाई प्यार बहनें, यानी जहां भाई भुजा का प्रतीक है यानी शक्ति का प्रतीक है, वहीं बहनें प्यार का प्रतीक है। तो घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं? अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा संयुक्त परिवार होता है तो उसमें जन्म लेते हैं बच्चे, और वो कब बड़े हो जाते हैं, कब जुड़ जाते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं रहता। इसीलिए कभी कहता है कि घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं। ये कब जुड़ गए सब पता ही नहीं चला, चार भाई और चार बहनें हो गए, इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, जिसमें भाई भुजा के प्रतीक हैं यानी शक्ति के प्रतीक हैं, और बहनें प्यार के प्रतीक हैं। आगे देखिए, अब इस तरफ आइए दाहिनी तरफ, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अभी तो उसने भाइयों की बात की, बहनों की बात की, अब वो माँ की बात करता है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। वह माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सारे दुखों में गढ़ करके वो एक अलग तरीके की हो गई है, क्योंकि माँ हमारी विभिन्न प्रकार के दुखों को उठाती है, लेकिन कभी भी हम लोगों को दुख नहीं होने देती। वो पूरा प्रयास करती है कि उसके बच्चों को किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का दुख न हो। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ, माँ एक ऐसा फरिश्ता है पृथ्वी पर जिसके गोद में अगर आपने सिर रख लिया है तो आपको फिर किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। इसलिए कवि कहता है, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अगर आपने माँ की गोद में सिर रख लिया तो आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाएगा। भले ही आपकी माँ बिना पढ़ी लिखी हो, लेकिन विभिन्न प्रकार के दुखों में गढ़ करके वो तप करके एक अलग ही किस्म की हो जाती है, और वो अलग उसके अंदर आभा होती है, उसके अंदर एक अलग ही सहानुभूति है होती है अपने बच्चों के प्रति, जो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, पसारा यानी, पसारा जानते हैं आप लोग? कोई बताएगा? फैलाओ। फैलाव, बहुत सही। पसारा यानी फैलाव, यानी उसका प्रभाव। ठीक है, यानी माँ के प्यार का जो प्रभाव है, जो फैलाव है, वो प्रसारण, इसी प्रसारण का ही एक्चुअल में आप कहें सही मायने में तो ये प्रसारण का बिगड़ा हुआ रूप है पसारा, यानी फैलाव। माँ के प्यार का फैलाव, कवि कहता है कि उसे जेल तक मिल रहा है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कह रही कि माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता, नहीं तो माँ
पत्र जरूर भेज देती। जिसकी स्नेह धारा, देखिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, ठीक है। और एक यहाँ पर रूपक अलंकार था, भूजा भाई प्यार महीने, यहाँ भी कौन सा अलंकार है? रूपक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये रूपक अलंकार यहाँ पर है। और धारा में भी रूपक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब कभी आपको पूछा जाए तो आप इसको बता सकें कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए उपमा और रूपक में ये अंतर है कि उपमा में सा से सी का प्रभाव देखने को मिलता। सा से सी, सम, सरिस, सदृश, समान, जैसा, ठीक है। तो उसमें ये रहता, लेकिन रूपक में ये चीजें नहीं रहती। इसलिए जो उपमेय और उपमान, यानी जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, दोनों में कोई भेद नजर नहीं आता है, तो इसलिए वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता। कह रहा कि माँ को लिखना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। अगर माँ को लिखना या पढ़ना आता तो जाहिर सी बात है वह भी कवि को पत्र भेजती या कवि के पत्रों को पढ़ती, लेकिन उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। परंतु उसके प्रेम का फैलाव, कह रहा है उसके स्नेह का फैलाव जेल तक उसे महसूस हो रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कह रहा कि पिताजी जिनको बुढ़ापे का प्रभाव, व्यापा यानी प्रभाव, व्याप्त, अभी नहीं पड़ा, एक क्षण भी बुढ़ापे का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कहता कि अभी भी वो दौड़ सकते हैं, अभी भी खिलखिला करके हंस सकते हैं। ये उनकी खासियत है, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये खास बात है। वो अपने पिता की बात कर रहा है, उनका जिक्र। उससे पहले उसने माँ की बात की, उससे पहले उसने अपने भाई और बहनों की बात की। वो सभी को याद कर रहा है और उनके प्रभाव बता रहा है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तूफान, झंझा यानी तूफान। देखिए वो इतना काम करने में अभी भी माहिर थे कि कवि कहता जैसे तूफान आता है ना, एकदम से सबको तोड़ मरोड़ करके चला जाता है, वैसे ही इतनी तेजी से अपने काम को निपटा लेते थे। ये खास बात थी उनकी अंदर। तो मौत के आगे न हिचकें, आज भी अगर उनके सामने मौत आकर के सीना तान के खड़ी हो जाए तो किसी भी प्रकार से हिचकेंगे नहीं। शेर के आगे न बिचके, शेर के आगे भी जाकर के उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, बचने का प्रयास नहीं करेंगे। बोल में बादल गरजता, आज भी जब बोलते हैं तो जैसे बादल में गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, वैसे उनकी आवाजों में गड़गड़ाहट है, भारीपन है, गूंज है। काम में झंझाला रस्ता, और काम जब करते हैं तो उसमें तूफान की सी गति दिखाई देती है। ये पिताजी की खासियत है। तो यहां तक की पंक्ति आपको समझ में आई सभी को? यस यस सर। सर। गुड। यस चलिए सर। अगले अगले किसी को नहीं समझ में दोबारा पूछ सकता है। अगले पेज पर चले। चलिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, गीता का पाठ करके और दंड बैठक लगा करके 260 दंड बैठक, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मुगदर एक लकड़ी का एक यूं कहे कि कसरत करने का वो औजार होता है। आपने सुल्तान फिल्म में देखा होगा। मुगदर ऐसे लकड़ी का पतला होता है इधर मूठ, और आगे से वो थोड़ी मोटी होती लकड़ी, गोल एकदम और लंबी सी, जैसे बेसबॉल का बैट होता है ना, बस उसी को मोटा करने, भारी करने, तो उससे वो ऐसे घुमाते हैं, आगे पीछे घुमाते हैं, और दोनों हाथ में एक एक मुगदर लेके वैसे ऐसे भांजते हैं, और कह रहा मूठ उनकी मिला लेकर, यानी इतना ताकत है उनके हाथों में
कि एक हाथ में मुग्दर इधर, एक हाथ में इधर, और दोनों की मूठ ऐसे मिला देते हैं। यानी इतनी ताकत आज भी उनके शरीर में देखने को मिलती है। ये कवि कह रहा, अपने पिता की विशेषता बता रहा है। कह रहा कि 260 दंड बैठक करके मुग्दर को हिलाते हैं, उनकी मूठ को आपस में मिला लेते हैं। आज भी उनके अंदर इतनी ताकत है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर में नजर में तिर रहा है। तिर यानी तैरना। जबकि नीचे आए होंगे, देखिए आमतौर पर पहले ग्रामीण परिवेश में जो अखाड़े होते थे थोड़े ऊंचे स्थान पर बने होते थे, और वहां से कसरत करके, चाहे तो वहां से नीचे आने की बात कर रहा होगा, या घर के ही किसी हिस्से में, ऊपरले हिस्से में कसरत का सामान होगा उनका, जो भी है अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेन ये है कि जब वो कसरत वगैरह करके नीचे आए होंगे घर में, तो उन्होंने देखा होगा अपनी 4 लड़कियों को, 4 लड़कों को, तो नैन जल से छाए होंगे। नैन जल से छाए होंगे अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनको अपने बेटे की याद आ रही होगी। हाय पानी गिर रहा है, उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे होंगे। कह रहा है कवि कि घर नजर में तिर रहा है। पिताजी के वो सब याद कर रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसा ही घर पर हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, जेल में बंद है कवि, और ये संभवतः यह कवि का दृश्य होगा, यहाँ जैसा भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जेल में बंद है, या ये एक व्यक्ति यहाँ देख रहा है, आप इनको अनुमान लगा सकते हैं। तो जेल में बंद है और बारिश हो रही है, और वो बाहर की तरफ देख रहा है, उसे अपने पूरे घर की याद आ रही है। ठीक है। तो क्यों पिताजी की आंखों में आंसू आएंगे? 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, मैंने अभी बोला, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। तो 4 भाई, 4 भाई और 4 बहनें, जो भुजा के रूप में भाई और प्यार के रूप में बहनें हैं, वो खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़ेगी। जब उन्होंने अपने 8 बच्चों को देखा होगा तो उन्हें 9वें की याद आई होगी, तो इसलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां यानी कवि कह रहा है कि वो पिता जिनको बुढ़ापे का कभी प्रभाव नहीं पड़ा, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का डर व्याप्त नहीं हुआ, वो रो पड़े होंगे, क्योंकि 8 बच्चों को तो उन्होंने देख लिया, 4 लड़कों 4 लड़कियों को, लेकिन जो 5वां लड़का उनका है वो नहीं देख पा रहे होंगे उसको, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे, वो उसकी याद करके रो पड़े होंगे। और 5वां ये कौन है? कवि कहता 5वां मैं हूं अभागा, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। ये देखिए हिंदी की एक कहावत है, सोने पर सुहागा, यानी बेटर और बेटर और बेस्ट। ठीक है, यानी अच्छा, उससे भी अच्छा, सोने पर सुहागा। सुहागा एक केमिकल एक तरीके का होता है, जिसको सोने पर रगड़ देते हैं ना, तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। सुनार वगैरह रखते हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको ये मिल जाएगा। तो जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। प्यार में बह करके अक्सर वो कहते रहे कि मेरा जो 5वां बेटा है, वह अगर 4 बेटे सोना है तो ये उन पर सुहागा है, यानी ये सभी में श्रेष्ठ है, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए 5वें को याद करके वो रो रहे होंगे, और कहता वो 5वां मैं हूं। आज उनके स्वर्ण बेटे, स्वर्ण यानी सोना, लगे होंगे उनको हेठे तुच्छ। हेठे मतलब तुच्छ, ये स्थानीय भाषा का शब्द है। हेठे मतलब तुच्छ होता है। तो उनको ये बेटे बेकार लगे होंगे, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो कहता कि उनको ये जो स्वर्ण बेटे हैं, यानी जिन बेटों को वो सोना समझते हैं, आज उनको ये बेटे तुच्छ लगे होंगे, बेकार लगे होंगे, क्योंकि बंधा बैठा हूं अभागा, क्योंकि मैं जेल में बंद हूं। और माँ ने कहा होगा, देखिए ऐसे में अक्सर पत्नी पति को समझाती है, पति पति को, पत्नी को समझाता है, तो माँ पिता को समझाती है, पिता माँ को। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। और उनकी माँ ने कहा होगा कि अरे क्यों आप दुख कर रहे हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं। जबकि यह बात कहने के लिए माँ ने खुद कितना दुख सहा होगा। कवि इस बात को कह रहा है कि दुख कितना बहा होगा, उनके अंदर खुद कितना दुख होगा, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिता को सांत्वना देते हुए वो कहती होंगी कि वहां अच्छा है भवानी, भवानी जहां भी है वह अच्छा है, आप उसकी चिंता मत करें, दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि
वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यानी लीक मतलब रास्ता। कहती हैं कि माँ ने उनसे कहा होगा, भाई आप ही का बनाया हुआ रास्ता, आप ही चाहते थे कि आपका बेटा जो है शान से जिए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, तो आपके बनाए गए रास्ते पर ही तो वो चल रहा है, इसलिए आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। पांचवा, जो पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कहती कि अगर वो स्वतंत्रता आंदोलन के रास्ते से अपना पैर पीछे हटा लेता तो मुझे भी अपनी कोख पर लज्जा आती, मुझे शर्म आती कि भवानी मेरा बेटा है, लेकिन वो गया है तो बहुत ही अच्छा है, और खास तौर से तो तुम्हारे द्वारा बताया गया रास्ता है, इसलिए रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो जो यहाँ बच्चे हैं घर में वो भी रो पड़ेंगे। अगली पंक्तियां हैं, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। धीर यानी धैर्य। कहते हैं पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, ये बात कहने से पहले क्या कहा होगा, मैं रो कहाँ रहा हूँ। इतना कहने के लिए भी उन्होंने कितना कुछ सहा होगा, और कहा होगा कि मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले, तो कवि कह रहा हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार है। हे सजीले हरे सावन, वो उसे सावन से बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप हमेशा कि जब भी प्राकृतिक चीजों को या सजीव या निर्जीव जो मनुष्य नहीं है उनकी बात की जाए, उनको मनुष्य जैसी हरकत करते हुए दिखाया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण है। तो कहते कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, जो तुम पुण्य हो पवित्र हो, हे सजीले हरे सावन, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ध्यान रखना कि मेरे पिताजी की आंखों से पानी न बरसे, वो मेरे लिए न तरसे। मैं मजे में हूं से, देखिए उसे वार्तालाप कर रहा है, संवाद शैली है अब यहाँ पर। जब हम किसी से भी बात करें, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कई बार खुद से भी जब बात करते हैं वहां भी संवाद शैली होती है। तो कहते हैं जैसे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखिए, जब राम विलाप करते हैं लक्ष्मण को अपने गोद में ले करके, तो लक्ष्मण तो नहीं बोल रहा है, राम खुद ही सारी बातें कर रहे, तो वह भी संवाद शैली है। तो कहते हैं कि मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस बस है, इसी बस से सब विरस है। कहते हैं ये जो बस है ना, बस एक बस यानी बस करिए, खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए, और एक बस यानी वश, हिंदी का जो शब्द है जो संस्कृत से है वो वश, वश मतलब अधिकार। हमारे अधिकार में सारी चीजें नहीं होती। कवि कहता है कि ये जो बस है, बस कह देना बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह बस कहना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। और इसी बस की वजह से, इसी छोटे से शब्द की वजह से कई बार सब कुछ विरस होता है, बिना रस का हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए कवि कहता है कि इसी बस में सब विरस है। और यह बस कह देना बहुत आसान जरूर है, लेकिन यह बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि सब कुछ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। तो जाके उनसे कहना कि मैं मजे में हूं, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। उनको कहना कि मैं लिख पढ़ रहा हूं, क्योंकि कवि है, जाहिर सी बात है, और वो रोज पढ़ते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी बातों में कहा है कि कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो। तो वो कहते हैं कि हे सावन, जाकर के मेरे पिताजी से कहना कि मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मजे में हूँ, लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कहते कि मैं काम कर रहा हूँ और आपका नाम कर रहा हूँ, लोग मुझे पसंद भी करते हैं, मुझे चाहते हैं, इसलिए मेरे बारे में किसी भी प्रकार का दुख, शोक यानी दुख नहीं करना। हे सावन, मेरे पिताजी से जाकर के यह बात कह देना कि मैं प्रसन्न हूँ, ठीक हूँ, मजे में हूँ, किसी भी प्रकार का दुख मुझे नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रह गया, पढ़े या समाप्त करें बच्चों? सर कर लेते हैं। टाइम तो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं सर, पढ़ा दो। पढ़ा दूं?
आगे भी तो क्लास है। अच्छा ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं इसको। ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ ठीक है, अगला पार्ट हम अगला हिस्सा इसका दोबारा पढ़ेंगे। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।